कोरोना महामारी के बीच असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से मुसीबत बढ़ गई। वहां पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से कई नदियां भी उफान पर आ गई। बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर तो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और उसके किनारे खड़े कुछ लोग उस वक्त बाल बाल बच गए जब तेज बहाव की वजह से मिट्टी का बड़ा हिस्सा कटकर नदी में गिरा। किनारे पर खड़ा एक आदमी भी पानी में गिर पड़ा और बाकी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुरंत लोग उसकी तरफ बढ़े और हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। इसी तरह एक दूसरी जगह भी ब्रह्मपुत्र नदी के तेज बहाव में किनारे का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा और वहां खड़े लोग भी बाल बाल बच गए। नदी किनारे बने एक मकान के टूटकर पानी में डूबने का वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो असम के बंगाई गांव का है। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर आने से उसका पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालपारा और गोलाघाट में हुआ। वहां कई लोगों के मकान पानी में डूब गए और कई रास्ते भी टूट गए। सड़कों पर पानी नदियों की तरह बहता नजर आया। एक रास्ते पर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का असर असम के कई जिलों पर पड़ा और सैकड़ों लोगों के मकानों को भी बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एनडीआरएफ को दी गई और नावों की मदद से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि कुछ लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर खुद ही सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़े। अपने घरों से निकले कई लोगों ने कमर तक पानी में डूबकर रास्ता पार किया। बताया गया कि असम में आई बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए, जिनमें ज्यादातर को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया। बाढ़ ने असम की कई सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचाया और किसानों की फसल भी बर्बाद कर दी। वहां के लोगों को अभी बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पर आवर में 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। कल से 1 मीटर से ज़्यादा पानी बढ़ गया। सौभाग्य की एक बात यह कि असम के कई जिलों में पहले भारी बारिश से आई बाढ़ ने मुसीबत बढ़ाई और फिर नदियों का जलस्तर बढ़ने से खतरा दुगना हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से खतरा टलने की उम्मीद अभी कम ही है। चीन की संसद ने हांगकांग के विवादित नेशनल सिक्योरिटी बिल को मंजूरी दे दी। इस नए कानून के तहत हांगकांग में चीन का विरोध करना कानूनन अपराध माना जाएगा, जिसे चीन की संसद में वोटिंग के जरिए मंजूरी दी गई। संसद के इस खास सत्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहे, जिन्होंने बटन दबाकर बिल के पक्ष में अपना वोट डाला। लेकिन चीन के इस कदम का हांगकांग में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। वहां सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ आवाज उठाई। गुस्साए लोगों ने वहां आगजनी भी की, जिसके बाद सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। हांगकांग की संसद में भी चीन के इस विवादित बिल के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वहां लोकतंत्र समर्थक पार्टी के सांसदों ने बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। चीन के दखल का विरोध कर रहे इन सांसदों ने सदन की कार्यवाही रोकने की कोशिश की। बाद में प्रदर्शन कर रहे सांसदों को खींचकर सदन से बाहर निकाल दिया गया। सौभाग्य की एक बात है कि चीन हांगकांग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि वो विरोध के बावजूद वहां नेशनल सिक्योरिटी बिल लाने पर अड़ा हुआ है। इस बिल के कानून बनते ही हांगकांग में चीन का विरोध देशद्रोह घोषित हो जाएगा, जिसे वहां के लोग अपनी आजादी खत्म करने की चाल बता रहे हैं। एक वीडियो में शिखर धवन का बेटा मस्ती करता नजर आया। शिखर धवन ने लॉकडाउन में घर में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें शिखर धवन का बेटा वहां मस्ती करता नजर आया। राजस्थान के सिरोही में एक अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के मरीजों का सपना चौधरी के गानों पर डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। दावा किया गया कि जयपुर में लॉकडाउन की वजह से एमए और बीएड की पढ़ाई कर चुके कुछ लोग मनरेगा के तहत मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमारी जॉब थी, स्कूल में पढ़ाने का काम था, तो मालिकों के द्वारा कहे जाने पर वही अभी काम नहीं है, तो इस चक्कर से हमें मजबूरी बस नरेगा के अंदर अप्लाई करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कई चमगादड़ों की मौत के बाद कुछ लोगों ने कुछ पक्षियों में भी इस तरह के खतरे की आशंका जताई। फिलहाल इस मामले के बाद वहां सभी लोग एहतियात बरत रहे हैं। परसों से चमगादड़ 20-25 चमगादड़ डेली मर के गिर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों के खिलाफ बीजेपी ने नाराजगी जताई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। मैं जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सोशल मीडिया पर चलाने वालों और ऐसे
लोगों ने जो पोस्टर डाले हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल से भागने की कोशिश कर रहे एक कोरोना मरीज ने रोके जाने पर सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट कर दी। 2 दिन पहले ही इस मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब इस मरीज ने अस्पताल से भागने की कोशिश की। अस्पताल के एक सुरक्षाकर्मी ने जब उसे रोकना चाहा तो मरीज ने एक डंडे से उस पर हमला कर दिया। हंगामे के दौरान मरीज एक ही रट लगाता रहा। रक्षा करेंगे। आपकी रिपोर्ट हो गई? मुझे नहीं पता है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को वहां बुला लिया गया। पीपीई किट यानी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सूट, मास्क और दस्ताने पहनकर वहां पहुंचे पुलिस वालों ने किसी तरह मरीज को पकड़ा और उसे आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया। मशीन का पाइप वगैरह होता है उसको पकड़कर वो नीचे उतरा है, फिर फर्स्ट फ्लोर से वो छज्जे से कूदा है, तो ही इज ऑल राइट। सौभाग्य की बात है कि अस्पताल की 3री मंजिल से उतरकर इस मरीज ने भागने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उसे पकड़ लिया गया। अब पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के एक आदमी की मौत के बाद वहां कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। कुछ दिन पहले मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए। लॉस एंजलिस में भी लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मिनेसोटा में दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। रोके जाने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां भी दागी। जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट शुरू कर दी। आसपास की कई दुकानें लूट ली गईं। जिसे जो मिला वो उसे लेकर भागता नजर आया। उपद्रवियों ने एक दुकान को तो आग के हवाले कर दिया। सौभाग्य की बात है कि अफ्रीकी मूल के आदमी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगहों पर तो ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें दूसरे लोगों को भी भारी नुकसान हुआ। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं नीरज कुमार। चीन से विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत इस मसले के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान के लिए चीन के संपर्क में है। ये संपर्क राजनयिक और सैन्य दोनों स्तर पर किए गए हैं। इससे साफ है कि इस मुद्दे का समाधान भारत द्विपक्षीय स्तर पर चाहता है, न कि मध्यस्थता के जरिए। तो नीरज, ये एक तरह से साफ कर दिया गया अमेरिका को, और इधर ये भी संकेत है कि चीन से इस पूरे मामले पर बातचीत चल रही है। किशोर, अमेरिका को संदेश दिया गया। सीधे तौर पे विदेश मंत्रालय ने इस मसले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सवाल पूछा गया था तो जवाब ये था कि चीन के संपर्क में है भारत और द्विपक्षीय मसले पर इतने मैकेनिज्म हैं दोनों देशों के बीच, इस मसले का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर लेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से उन तमाम समझौतों की सूची के बारे में बताया गया कि जिसके आधार पर दोनों देश सीमा मसलों का हल करते, यानी साफ है कि भारत मध्यस्थता के जरिए नहीं बल्कि द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान चाहता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो मध्यस्थता का ऑफर दिया है वो भारत को स्वीकार नहीं है। शुक्रिया नीरज आपका। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद केरल में शराब की दुकानें नए नियमों के तहत खुल गईं। राज्य सरकार से इजाजत मिलने के बाद तिरुवनंतपुरम में भी 2 महीने तक बंद रही इन दुकानों के शटर खोल दिए गए, जिसके बाद शराब खरीदने के लिए एक दुकान के बाहर लोग जुट गए। खरीदारी से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया और फिर थर्मल गन से उनके शरीर का तापमान मापा गया और स्वास्थ्य ठीक मिलने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया गया। शराब की बिक्री के दौरान लॉकडाउन के नियमों का ध्यान रखा गया। वहां एक काउंटर भी दिखाया जहां पहुंचकर लोगों ने फोन पर एक ऐप के जरिए कराई गई बुकिंग के नंबर को दिखाया, जिसके बाद उन्हें शराब दी गई। We are happy. Thank you, CPM government. कोषिकोड से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां एक दुकान पर लोगों ने फासला बनाए रखते हुए शराब की बोतलें खरीदी। एहतियात के साथ एक-एक कर उन्हें शराब दी गई। भीड़ से निपटने के लिए वहां कुछ पुलिस वाले भी तैनात दिखे, क्योंकि केरल की पिनराई विजयन सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने से पहले कुछ नियम भी बनाए। जानकारी के मुताबिक राज्य में शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी और वहां पहुंचने से पहले खरीदारों को एक ऐप के जरिए बुकिंग करानी होगी ताकि दुकानों पर भीड़ न उमड़े। इस ऐप के जरिए लोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बुकिंग करवा सकेंगे। ऐप पर बुकिंग होते ही एक ई टोकन मिलेगा जिसमें दुकान पर जाने का समय बताया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पहले दिन करीब 2.5 लाख लोगों को शराब की खरीदारी के लिए ई टोकन दिए गए, जबकि कई लोगों ने ऐप को डाउनलोड करने में दिक्कत आने की शिकायत भी की। इतना ही नहीं, एक आदमी 5 दिन में 3 लीटर शराब ही खरीद सकेगा। सौभाग्य की एक बात यह कि लॉकडाउन के बाद देश के कई शहरों में शराब की दुकानों पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। उसी को देखते हुए केरल सरकार ने ऐप पर बुकिंग करके शराब खरीदारों को ई टोकन लेने का नियम लागू कर दिया,
जो पहले दिन काफी असरदार दिखा। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में एक होटल में आग लगने के बाद वहां फंसे 28 डॉक्टरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि होटल में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें वहां रुके 28 डॉक्टर फंस गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे और राहत बचाव के काम में जुट गए। पहला माले पे पूरा आग बढ़ गया। बताया गया कि लोगों की मदद से होटल में रुके ज्यादातर डॉक्टर तो बाहर निकल आए, लेकिन करीब 4 डॉक्टर आग की लपटों में घिर गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग में फंसे डॉक्टरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। अभी सब सेफ है और अभी सब बाहर है। लेट्स होप कि और कुछ दिक्कत ना हो। सौभाग्य की बात है कि जिस होटल में आग लगी उसमें कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे 28 डॉक्टर रुके हुए थे। गनीमत यह रही कि वक्त रहते सभी डॉक्टरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्पीक अप इंडिया ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत की और केंद्र सरकार से जरूरतमंदों की मदद की अपील की। सोनिया गांधी ने रोजगार संकट और गिरती अर्थव्यवस्था का जिक्र कर सरकार से हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए देने का आग्रह किया। केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। सुष्मिता सेन ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त रोमन के साथ कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री ने मरीजों से बात की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को सुरक्षा के लिए कुछ मास्क बांटे। दावा किया गया कि यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना वायरस के एक मरीज ने अस्पताल से भागने की कोशिश की और नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। तेलंगाना में खेतों के किनारे लगाई गई तारों की बाड़ में एक तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को बचाने पहुंची तो उसने हमला कर दिया। हालांकि आखिर में किसी तरह तेंदुए को पकड़ लिया गया। बिहार के मुंगेर में जनधन खातों में पैसे भेजे जाने की अफवाह के बाद डाकघर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस अफवाह के बाद कुछ लोग अपना खाता खुलवाने के लिए डाकघर पहुंच गए और जैसे ही डाकघर का मेन गेट खोला गया, अंदर जाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। बताया गया कि इस भगदड़ के दौरान एक महिला गिर पड़ी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। एक गिर गया, इन्हीं के ऊपर देखो 10 और लेडीज गिर गया। खाता खुलवाने पहुंचे लोगों में ज्यादातर महिलाएं दिखाई दी, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों ने भीड़ को वहां से हटा दिया। सौभाग्य की बात यह कि जनधन खातों में पैसे आने की अफवाह के बाद लोगों में खाता खुलवाने की होड़ मच गई। लोगों को 2 गज क्या 1 फीट की दूरी बनाए रखने का भी होश नहीं रहा और कोरोना से बचने के लिए किसी तरह की सावधानी बरतते भी वो नहीं दिखाई दिए। कोरोना संकट के बीच स्कॉटलैंड में ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों में दवाएं और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। सरकार को इन इलाकों में जरूरी चीजें पहुंचाने में काफी मुश्किल आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन की मदद ली और मरीजों के इलाज में काम आने वाला जरूरी सामान अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया। ड्रोन से दूर दराज के ऐसे इलाकों में सामान भेजा गया जहां इनका वक्त पर पहुंचना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती थी। दिखने में ये ड्रोन एक छोटे विमान के आकार का है, जिसे कहीं भी उतारा और फिर वहां से उड़ाया जा सकता है। ये उन जगहों पर भी आसानी से उतर सकता है जहां किसी विमान या गाड़ी का पहुंचना मुश्किल है। The use of drones can become a real game changer in how quickly we can support our communities and our health professionals. एक वक्त में ये ड्रोन 5 किलो तक का सामान ले जा सकता है। इस खास ड्रोन में 4 इंजन लगे हैं, जिनकी मदद से ये काफी दूर तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन जीपीएस तकनीक से लैस है, जिसके जरिए ये अपने आप पता ढूंढ लेता है। सौभाग्य की बात है कि स्कॉटलैंड में 13,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इस महामारी के संकट में ये ड्रोन काफी मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन में इससे बड़े आराम से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है और उसमें खर्च भी काफी कम आता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में प्रशासन पर एक क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए लोगों की कोरोना रिपोर्ट आए बिना ही उन्हें घर भेजने का आरोप लगा। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक
मुंबई से लौटे 45 लोगों को हमीरपुर के एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। आरोप है कि जिला प्रशासन ने रिपोर्ट आने से पहले ही इन लोगों को नेगेटिव बताकर घर भेज दिया, जबकि रिपोर्ट आने के बाद इनमें 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य में सबसे ज्यादा 93 कोरोना मरीज हमीरपुर में सामने आ चुके हैं। राजस्थान के बाद टिड्डियों के दल मध्य प्रदेश भी पहुंच गए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में तो टिड्डियों ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। राज्य के कई जिलों में टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई। और पन्ना जिले में टिड्डियां मारने के लिए दमकल की गाड़ियां प्रभावित इलाकों की तरफ जाती हुई नजर आईं। इससे एक दिन पहले जब जिले में टिड्डियों का दल पहुंचा तो सड़कों पर जो जहां था वहीं रुक गया। पुलिस के जवान अपने मोबाइल फोन से टिड्डियों के दल का वीडियो बनाते हुए भी दिखे। लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की गई। ये काफी बड़ी मात्रा में है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में चल रही है। टिड्डियों के खतरे ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। इसका स्थायी हल निकले, ये आगे नुकसान ना करें, इसके लिए हम पूरे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सौभाग्य की एक बात है कि राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी टिड्डियों से बड़े पैमाने पर किसानों की फसल को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस खतरे ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी। हालांकि टिड्डियों से निपटने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर दवा के छिड़काव का काम तेज कर दिया गया है। तेलंगाना के नलगोंडा में बिजली घर में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। एक दिन पहले हुए इस हादसे में पूरा ट्रांसफार्मर आग की चपेट में नजर आया। साथ ही ट्रांसफार्मर में कुछ धमाके भी हुए। ये बिजली घर हाईवे के पास है, जिस वजह से आग को देखकर सड़क से गुजरते लोग घबरा गए और उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अनुमान है कि घटना से करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, मगर ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके के कुछ गांवों की बिजली कट गई। धोनी के संन्यास की अटकलों को उनकी पत्नी ने अफवाह बताया। सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर अटकलें लगने के बाद साक्षी धोनी ने इन्हें अफवाहें बताया, लेकिन फिर यह ट्वीट हटा भी दिया। अमेरिका के कोलोराडो में 2 महीने बाद स्कीइंग की शुरुआत हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग स्कीइंग करने पहुंच गए। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से वहां करीब 70 लाख का सामान जल गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ती गर्मी में लोगों को अपना ध्यान रखने और दिन भर पानी पीते रहने की सलाह दी। जोधपुर में एक वकील का शव तालाब किनारे मिला, जबकि उसकी कार जली हुई हालत में मिली। बताया गया कि मारे गए वकील को सोने की बनी हुई चीजें पहनने का शौक था। राजस्थान के अलवर में शराब की एक दुकान बंद करने की मांग करते हुए कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन ने एक स्कूल के पास खुली इस दुकान को जल्द ही बंद करने का भरोसा दिया था, लेकिन जब दुकान बंद नहीं की गई तो महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कांग्रेस नेता की अगुवाई में दुकान के सामने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और उन्हें हटाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले कई महिलाओं ने दुकान के सामने सड़क जाम कर दी, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान बंद नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। इस ठेके को तुरंत यहाँ से दूसरी जगह अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए, वरना ये महिलाएं आज रोड से हटने वाली नहीं है। हालांकि काफी कोशिश के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को वहां से हटा दिया। जिनको साइड में करवा दिया, रोड जाम उत्पन्न हो रहा था। सौभाग्य की बात है कि महिलाएं काफी समय से शराब की दुकान बंद करने की मांग कर रही थी, लेकिन जब प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक आदमी ने पानी का संकट दूर करने के लिए खेत में ही कुआं खोद डाला। बताया गया कि लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से परेशान शख्स ने खेती करने की ठानी, लेकिन इलाके में पानी की किल्लत से वो परेशान हो गया और इस कमी को दूर करने के लिए उसने अपने खेत में ही कुआं खोद डाला। और 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब कुएं में पानी आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुएं में पानी आते ही लोग पानी निकालते नजर आए। बताया गया कि खुदाई के वक्त जमीन से पत्थर निकलने लगे तो लोग पानी की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन खुदाई में जुटे किसान का मनोबल नहीं टूटा। कुएं की खुदाई के लिए किसान ने घर से दूर खेत में ही झोपड़ी बना ली ताकि काम में कोई रुकावट न आए। कुएं की खुदाई में किसान को 2 महीने का वक्त लगा। खेती करने के लिए कुआं खोदने की जिद ने किसान का हौसला बनाए रखा। 30 फूट ઊંડો ખોદી નાખ્યો। આજે અત્યારે પાણી કુવામાં આવી ગયું છે। આજુબાજુના ખેતરવાળાઓને એટલી બધી બહુ खुशखुशालीमय આવી ગયા છે। कुएं में महज 30 फीट की गहराई पर पानी निकलने से आसपास के लोग हैरान थे। बताया गया कि उस इलाके में 500 फीट पर भी पानी नहीं मिलता है।
सौभाग्य की बात थी कि किसान ने जब अकेले ही कुआं खोदने का फैसला किया था तब लोग इसे बेकार की जिद मान रहे थे। किसानों का कहना था कि आसपास के खेतों में 500 फीट गहरा बोरवेल खोदने पर भी पानी नहीं निकला था। अब लोग इसे किसान की खुद पर भरोसे की जीत मान रहे हैं। दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रची। FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि कश्मीर में जो भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं उनमें घाटी के ही नागरिक शामिल हैं। इसके लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तरफ से कश्मीर में TRF नाम का एक संगठन बनाया गया और इस संगठन को पाकिस्तान की तरफ से हिदायत दी गई कि कश्मीर में होने वाले हर आतंकी हमले की जिम्मेदारी वो खुद ले। ये खास निर्देश भी दिए गए हैं कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हमलों को भी TRF अपना बताए ताकि दुनिया में यह संदेश जा सके कि कश्मीर में होने वाली घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ नहीं और वो अपनी आतंकी गतिविधियों को छिपाकर FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से बच जाए। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया कि वहां मरीजों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। सिरसा ने यह वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया और दावा किया कि दिल्ली सरकार की मंजूरी मिले तो गुरुद्वारा बंगला साहब कोरोना मरीजों को पौष्टिक, साफ सुथरा और भरपूर खाना देने के लिए तैयार है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार के तहत आता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने फौरन सिरसा के ट्वीट का जवाब दिया और संजय सिंह ने सिरसा को इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखने की सलाह दी और बताया कि उन्होंने ऐसा ही किया है। तेलंगाना के मेडक में बोरवेल में गिरे 3 साल के एक बच्चे के शव को NDRF की टीम ने 12 घंटे बाद बाहर निकाला। आरोप है कि बोरवेल की खुदाई के बाद उसके मालिक ने गड्ढे को भरवाए बिना ही छोड़ दिया था, जिसमें यह बच्चा वहां से गुजरते वक्त गलती से गिर गया, लेकिन जब उसे कई घंटों की मेहनत के बाद 17 फीट की गहराई से बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। NDRF की टीम ने इस मासूम के शव को बाहर निकालकर वहां मौजूद एम्बुलेंस में रखा, जहां से पोस्टमार्टम के लिए उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इससे पहले पुलिस और NDRF के कर्मचारियों ने इस बच्चे को बोरवेल से निकालने में जी जान लगा दी। रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से अंदर का हाल जानने की कोशिश की गई। गड्ढे के आसपास रस्सी बांधी गई। खुदाई करने वाली एक मशीन के जरिए बोरवेल के पास में एक और बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया गया ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इस बीच प्रशासन के कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच गए और अंधेरे में बच्चे को बाहर निकालने का ऑपरेशन चलता रहा। शोर शराबा सुनकर कई लोग वहां इकट्ठा भी हो गए। बच्चे के बाहर निकलते ही उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद रही, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो बच्चे को जिंदा बाहर निकालने में नाकाम रहे। सौभाग्य की बात है कि बोरवेल खुदवाने वाले की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। हालांकि प्रशासन और NDRF ने बच्चे को सही सलामत बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। माधुरी दीक्षित ने लोगों को प्रेरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। माधुरी दीक्षित ने इस मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव रहने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया, जिसका नाम कैंडल ऑफ होप है। moneycontrol.com की खबर है कि तमिलनाडु में नोकिया ने अपने प्लांट के कुछ कर्मचारियों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद काम फिलहाल रोक दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद का मामला NIA को सौंपने की मांग पर सुनवाई 18 जून तक टल गई। फिलहाल इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो शेयर कर राजधानी के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि ये अस्पताल केंद्र सरकार का है और इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को खत लिखकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना वायरस को हराने के लिए बनाए गए एक गाने को लॉन्च किया। हाथ से जब हाथ जुड़ जाता है कोई रास्ता नया मुड़ जाता है। तेलंगाना के नलगोंडा में एक तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बताया गया कि तेंदुआ एक खेत के बाड़े में फंस गया था, जिसे वन विभाग की टीम पकड़ने पहुंची थी। और जैसे ही वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, उसने एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि तेंदुए को पहले चारों ओर से घेर लिया गया और हाथ में डंडा लिए कर्मचारी जैसे ही उसकी ओर बढ़े, तेंदुआ भागने लगा।
वहीं तेंदुए को अपनी ओर आते देख दूसरी ओर खड़े कर्मचारी खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन अचानक तेंदुए ने उनमें एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। बताया गया कि वहां मौजूद कर्मचारियों के शोर मचाने के बाद ही तेंदुए ने उन्हें छोड़ा, लेकिन इस हमले में कर्मचारी घायल हो गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया, जिसके बाद उसे चिड़ियाघर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ एक खेत के बाड़े में आकर फंस गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। सौभाग्य की बात है कि वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से तेंदुए को पकड़ा, जिसे हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क भेज दिया गया। वहीं तेंदुए के हमले में घायल वन विभाग के कर्मचारी का इलाज कराया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों में ढील के बाद अमेरिका के कोलोराडो में स्कीइंग शुरू हो गई। मार्च की शुरुआत में ही वहां कोरोना फैलने के डर से लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जैसे ही उन पाबंदियों को हटाया गया, कई लोग स्कीइंग करने के लिए पहुंच गए। बर्फ से ढके पहाड़ों की ढलान पर स्कीइंग का मजा लेने के लिए लंबी कतारें लग गईं। कई हफ्तों तक घरों में कैद रहने के बाद लोगों के लिए यह शानदार मौका था और इसलिए वो काफी जोश में दिखे। खबर है कि स्कीइंग करने के लिए लोगों की संख्या फिलहाल सीमित रखी गई ताकि कोरोना के खतरे से उन्हें बचाया जा सके। इसके अलावा वहां पहुंचने वाले लोगों के तापमान की भी जांच की गई। लोगों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगा रखे थे। बताया गया कि इस मौसम में वहां स्कीइंग करने वालों की भारी भीड़ होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से काफी एहतियात बरते गए। सौभाग्य की बात है कि अमेरिका के इस राज्य में कोरोना के मामले दूसरे राज्यों से काफी कम हैं। यही वजह रही कि वहां लॉकडाउन में ढील दे दी गई, जिससे लोगों को स्कीइंग करने का मौका मिल सका। हालांकि वहां भी लोगों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिस वाले भी लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के 131 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पूरे राज्य में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर करीब 2100 पहुंच गई, जिनमें 236 पुलिस अधिकारी और 1859 अन्य पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि इनमें करीब 900 पुलिसकर्मी कोरोना को मात देकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 22 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी के सितम से राहत मिल गई। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पिछले कई दिनों से पारा 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ था। लेकिन मौसम ने करवट ली, जिससे गर्मी से झुलस रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल पाई। मुरादाबाद में तो तापमान 44 डिग्री से खिसककर 38 डिग्री पर पहुंच गया। जिले में आधे घंटे से ज्यादा देर तक बादल बरसे। मई में मुरादाबाद के लोगों को बारिश से राहत मिली है, जहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया था। आसमान से आग बरस रही थी। वहीं अब मुरादाबाद में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मुरादाबाद की तरह शाहजहांपुर जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हालांकि कई जिलों में गर्मी का सितम बना रहा। कानपुर में तो लोगों को 45 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान नीचे गिर सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो भी अफगानिस्तान के ऊपर है, उसके प्रभाव से ये पूरा का पूरा रेनफॉल एक्टिविटी से होने के कारण ये टेम्परेचर्स में काफ़ी गिरावट आ जाएगी कल से स्पेसिफिकली, और हीट वेव अवेट हो जाएगी। सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब भी गर्मी मुसीबत का सबब बनी हुई है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में जल्द बारिश हो सकती है, जिससे पारा लुढ़क सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि केमिकल के आग पकड़ने की वजह से आग तेजी से फैली और फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी खतरनाक थी कि आसमान में कई फीट तक काला धुआं उठता नजर आया। कुछ दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे नजर आए। बताया गया कि आग में लाखों का नुकसान हो गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में अम्फन से निपटने के लिए सही इंतजाम नहीं किए गए। ज्यादातर तैयारी पहले होनी चाहिए थी। मैं इस बात से दुखी भी हूं और व्यथित भी हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में जब एकाग्रता से हमारा ध्यान सिर्फ समस्या की ओर होना चाहिए, कुछ जगह हालात तू मैं के बने हुए हैं सरकारी तंत्र के बीच में। यही नहीं, उन्होंने ममता सरकार को महामारी के मुद्दे पर भी घेर लिया और आरोप लगाया कि कोरोना मरीजों के आंकड़ों से शुरुआत में छेड़छाड़ की गई। कोविड-19 की हमारी शुरुआती लड़ाई कुछ गलत दिशा में थी। हमारे डेटा के ऊपर किसी का कोई विश्वास नहीं था। केंद्रीय टोली आई, केंद्रीय टोली ने आईना दिखाया, कुछ सकारात्मक नतीजे निकले के बाद डाटा हमारा ट्रांसपेरेंट होने लग गया।
प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस संकट के बीच बीजेपी पर महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें टिड्डियों के हमले से बचने के लिए जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए। सभी रेवेन्यू के अधिकारियों को, डीएम्स को अलर्ट कर दिया गया है, एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि वो सतर्क रहें। अजय देवगन ने मुंबई के धारावी में रह रहे जरूरतमंद लोगों के लिए दान करने की अपील की। उन्होंने कोरोना वायरस की चपेट में आए धारावी के 700 परिवारों की जिम्मेदारी ली है। उत्तराखंड के चमोली में 2 तेंदुए दिखने के बाद लोग दहशत में आ गए। इन तेंदुओं के दिखने के बाद वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी। किसी प्रकार का कोई खतरा लोगों के लिए उत्पन्न ना हो तो उसके इसलिए हमारे वन विभाग द्वारा जो है उसमें नियमित जो है गश्त करने के लिए भी कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया है। पटना के एक अस्पताल में चेकअप के लिए गए एक पुलिस वाले और डॉक्टर के बीच किसी बात पर बहस होने का एक वीडियो वायरल हो गया। बिहार की राजधानी पटना के गार्डिनर अस्पताल में एक डॉक्टर और दारोगा सरेआम उलझ पड़े और एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली उन्होंने। बताया गया कि कोतवाली थाना के दारोगा इलाज के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन किसी बात पर उनकी एक डॉक्टर से बहस हो गई और इस विवाद का वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। अस्पताल के दरवाजे पर डॉक्टर और दारोगा बहस करते दिखे। बताया गया कि दारोगा ने अचानक अपमानित करने वाला एक शब्द कह दिया। इसके बाद तो वहां मौजूद डॉक्टर और एक महिला कर्मचारी बुरी तरह भड़क गए। डॉक्टर के अंदर जाने के बाद दूसरे दरवाजे से एक सुरक्षा कर्मी आया जिसने दारोगा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच डॉक्टर कुछ ज्यादा ही तैश में आ गए। दारोगा के तेवर ढीले दिखे तो डॉक्टर को कुछ ज्यादा ही ताव आ गया और लगे हाथ जेल भेजने की भी उन्होंने धमकी दे डाली। डॉक्टर के तेवर देख दारोगा कुछ देर के लिए वहां से हट गए और किसी को फोन मिलाते दिखे। दारोगा को जाते देख डॉक्टर की आवाज और ऊंची हो गई। तुम नौकरी क्यों कर रहा है? तुम नौकरी क्यों कर रहा है? सैलरी ले रहा सरकार का, तुम जिम्मेदारी नहीं समझ रहे? सरेआम अपनी बेइज्जती होती देख दारोगा डॉक्टर की तरफ फिर से बढ़े, लेकिन वहां मौजूद लोगों के समझाने के बाद वो लौटते दिखे। हालांकि इससे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने जेल भिजवाने की धमकी के बाद नई धमकी देकर रही सही कसर भी पूरी कर डाली। दारोगा और डॉक्टर की इस लड़ाई को देखकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज हैरान नजर आए। सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर और दारोगा में किसी ने भी वहां आए मरीजों की परवाह नहीं की। यह आरोप लगाया गया कि दारोगा के अपशब्द से बात आगे बढ़ी, लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया उससे बात और बिगड़ गई। प्रशासन की ओर से इस घटना पर कोई जवाब भी सामने नहीं आया। हिमाचल के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान नीचे गिर गया। शिमला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के साथ वहां पर ओले भी गिरे। लोगों को छाते लेकर बाहर घूमते हुए देखा गया। शिमला में पारा गिरकर 20 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल में अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही वहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जरूरी सुरक्षा उपकरणों और वेतन की मांग करते हुए डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। वहां कोरोना से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,000 से ज्यादा लोग अब तक इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। और यह आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद कई डॉक्टरों ने जरूरी सुरक्षा उपकरणों की मांग करते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर अपने हाथों में पोस्टर लिए बीच सड़क पर खड़े हो गए और वहां से गुजरने वाले हर एक शख्स को पोस्टर दिखाकर अपनी परेशानी बताते नजर आए। इस दौरान वहां से गुजर रहे कई डॉक्टर भी अपने कोट को खिड़कियों से दिखाते हुए उनका समर्थन करते नजर आए। सड़क पर उतरे डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि सरकार न तो उनकी सुरक्षा का ख्याल रख रही है और न ही उन्हें समय पर वेतन दिया जा रहा है। Y si encima nosotros nos contagiamos por no tener los elementos de protección personal। सौभाग्य की बात है कि अर्जेंटीना में 20 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बाद भी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों के इलाज में लगे कई डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यही वजह रही कि सुरक्षा उपकरणों की कमी से नाराज डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हर रोज 6,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में करीब 1,59,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि करीब 68,000 लोग इस बीमारी को हराकर घर भी लौट चुके हैं। मतलब यह कि 1/3 से ज्यादा लोग इस बीमारी से पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, क्योंकि वहां मरीजों का आंकड़ा 57,000 के पास पहुंच चुका है। यानी देश भर के 1/3 मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। परेशानी इस बात की है कि राज्य में रोजाना कोरोना के करीब 2,000 मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली भी बुरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुकी है। वहां मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है और इनमें महाराष्ट्र के मरीजों की संख्या जोड़ दें तो यह आंकड़ा 72,000 पहुंच जाता है। मतलब यह कि कोरोना के करीब आधे मरीज इन 2 राज्यों में सामने आ चुके हैं। कोरोना से पूरे देश में 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में करीब 1,900, दिल्ली में 300 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं और दोनों को मिला दें तो यह गिनती 2,200 पहुंच जाती है। यानी कोरोना से होने वाली आधी से ज्यादा मौतें महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई। इसके अलावा तमिलनाडु के हालात भी तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहां मरीजों का आंकड़ा 18,500 को पार कर चुका है। हालांकि वहां कोरोना से मरने वालों की गिनती दूसरे राज्यों से काफी कम है। गुजरात भी तमिलनाडु से थोड़ा ही पीछे। वहां कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है और 900 से ज्यादा लोगों की वहां जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद शोरूम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां बुलानी पड़ी और 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक आग शोरूम के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग इतनी बड़ी थी कि शोरूम से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखा। जो आग पहले शोरूम के एक ही तरफ नजर आ रही थी, देखते ही देखते वो शोरूम के दूसरी ओर भी फैल गई। आग की वजह से ऐसी अफरा तफरी मची कि लॉकडाउन में इलाके के लोग अपने घरों से बाहर आ गए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग ही भूल गए। इस बीच फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए। कुछ पुलिसकर्मी भी उनकी मदद करते दिखे, लेकिन आरोप है कि फायर इंजन दमकल विभाग को कॉल करने के करीब 1.5 घंटे बाद आई। फायर ब्रिगेड को, इन सबको, सब लोगों को एक एक करके फोन करे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। डिले हुआ, गाड़ी होता तो और बच जाता अगर शुरुआत में लग जाते तो। बरेली में इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का घर भी है। साथ ही बरेली शहर के विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के दफ्तर भी इसी कॉम्प्लेक्स में है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और थोड़ा बहुत जो उनका लॉस हुआ है, जो सामान वगैरह रखा हुआ था। सौभाग्य की बात यह कि लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग सुबह करीब 5:30 बजे लगी, जिस वक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद था और लोग वहां मौजूद नहीं थे। राजस्थान में कोरोना संकट की वजह से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर बेरोजगार हुए तो उन्होंने मनरेगा के तहत काम करना शुरू कर दिया। बताया गया कि कई टीचर जयपुर सहित दूसरे जिलों में मनरेगा के तहत काम करते दिखे। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद होने से इन टीचरों की नौकरी चली गई। लेकिन परिवार चलाने की जिम्मेदारी इन टीचरों को जयपुर के पास एक बंजर जमीन पर खींच लाई, जहां धूप में सड़क बनाने के लिए मजदूर मिट्टी खोदते नजर आए। इनमें कई टीचरों को मजदूरों से काम करवाने की जिम्मेदारी मिल गई, जिसकी एवज में उन्हें रोज 236 रुपए मिलते हैं। जाहिर है हर महीने 25,000 रुपए कमाने वाले इन टीचरों के लिए ये कम है। यहाँ तो क्या खर्चा भी मुश्किल से चल रहा है सर। वैसे देखा जाए तो घर में 4-5 मेंबर हैं, खर्चा भी चलना मुश्किल है सर। मजबूरी की मार ने कई परिवारों को इस तरह झकझोर दिया कि कई टीचरों की पत्नियां भी सिर पर टोकरी और हाथों में कुदाल लेकर काम करने पहुंची दिखी। चिलचिलाती धूप में मिट्टी खोदने निकली ये महिलाएं धूप में परेशान नजर आईं। कुछ ने अपने ही कपड़ों से छांव का इंतजाम किया तो कुछ थकान होने पर पेड़ों की छांव में जाती दिखी। भीषण गर्मी में काम करने वाली इन महिलाओं को रोज 220 रुपए मजदूरी मिलती है। इनमें कई BA पास बताई गई। अभी लॉकडाउन की वजह से सभी के काम बंद है। मेरे पति भी बाहर प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे, टीचिंग करते थे, तो अभी सारा कार्य बंद है तो वो बाहर जा नहीं सकते। बताया गया कि मजदूरों का हिसाब किताब और उनके काम पर नजर रखने वाले टीचरों में कई तो 2 विषयों में MA और B.Ed कर चुके हैं। रोजी रोटी छिनने से परेशान ऐसे टीचर मनरेगा में काम मिलने से खुश नजर आए। मजबूरी बस नरेगा के अंदर अप्लाई करना पड़ा और हमें बड़ी खुशी है कि माननीय गहलोत साहब ने सही समय पर ये रोजगार योजना चालू की है नरेगा की। सौभाग्य की एक बात है कि कोरोना संकट देश के लाखों परिवारों की रोजी रोटी छीनने वाला साबित हुआ है। लॉकडाउन में रोजगार छिनने से काफी पढ़े लिखे लोग भी परिवार चलाने के लिए मजदूरी करने तक को मजबूर हो गए।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक टीम मोटी मोटी फाइलें लेकर साकेत कोर्ट पहुंची। 2000 पन्नों की चार्जशीट में 541 विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। क्राइम ब्रांच इस मामले में अब तक 47 चार्जशीट दाखिल कर चुकी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज एक बार फिर निजामुद्दीन मरकज मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए पहुंची है। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यही फाइल चार्जशीट के कागजात हैं और तकरीबन 12,000 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट है। राजस्थान में टिड्डियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के 20 जिलों में टिड्डियों के अलग अलग दल फैल चुके हैं और ये टिड्डियां खेतों में लगी फसल को तेजी से बर्बाद कर रही हैं। हवा की दिशा में उड़ने वाली टिड्डियों के कई दल मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुके हैं। और यह खतरा मामूली नहीं है। अनुमान है कि एक दल में लाखों टिड्डियां हो सकती हैं जो एक दिन में हजारों लोगों का खाना चट कर सकती हैं। राजस्थान के दौसा जिले में तो ये टिड्डियां हजारों एकड़ में फैली फसल को साफ कर चुकी हैं। टिड्डियों के हमले से राजस्थान का दौसा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है, वहां से अब उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ ये लगातार ये टिड्डी दल बढ़ रहा है और इसी लोकस फॉर्म के बीच में हम इस वक्त मौजूद हैं। काफी परेशानी का सबब तमाम किसानों के लिए, सरकार के लिए ये बना हुआ है। टिड्डियों के दलों को ढूंढकर प्रशासन उन्हें मारने में जुटा है। दौसा में भी बड़े पैमाने पर लाखों टिड्डियों को अब तक मारा जा चुका है। एक पेड़ के पास तो कई टिड्डियां मरी हुई नजर आईं। जहाँ ये ठहरता है ना रात्रि में, वहीं पे इनका कंट्रोल किया जाता है। जो केमिकल स्प्रे से तो वहीं पे किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ ये एक जगह बैठेगा वहीं पे आपको स्प्रे से इसके नतीजे आएंगे, ये मरेगा। अधिकारियों ने बताया कि टिड्डियों का रंग पीला होने पर वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये मैं देख रहा हूँ एक पीली टिड्डी है। ये पीली टिड्डी है। ये अडल्ट टिड्डियाँ जब ये पीली हो जाए, मतलब अडल्ट हो जाती है टिड्डियाँ, तो इनका कलर पीला पड़ जाता है और इसके बाद ये एग लेइंग करती है। एग लेइंग करने के बाद इनका जीवन चक्र ये 60 से 65 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। राजस्थान सरकार की दलील है कि टिड्डियों के दलों को मारने के लिए उसकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि वो शोर शराबा करके टिड्डियों को भगा सकते हैं। ये उपाय टिड्डियों को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब शोर होता है तो टिड्डियां एक जगह ठहरने के बजाय दूसरी जगह के लिए उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अब राजस्थान में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए इस उपाय को अपना रहे हैं। धौलपुर के गांव में तो लाउडस्पीकर पर तेज गाने बजाकर टिड्डियों को किसानों ने भगाने की कोशिश की। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भी टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जयपुर से तो टिड्डियों के हमले की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक मकान की छत पर टिड्डियों का झुंड देखा गया। सीढ़ियों पर लिपटी हुई हजारों टिड्डियों ने इलाके के लोगों को डरा दिया। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है। ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन दिख रही है। दौसा में भी टिड्डियों को भगाने के लिए किसान थालियां और दूसरी चीजें बजाते हुए दिखाई दिए। राजस्थान में इन दिनों टिड्डियों का प्रकोप है और प्रकोप कुछ इस कदर है कि किसानों को दोपहर के वक्त इतनी तेज धूप में अपने खेतों में खड़े होकर इस तरीके से ढोल बजाने पड़ते हैं, इस तरीके से ड्रम बजाने पड़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में तो फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए एक किसान ने अनोखा तरीका अपनाया। किसान ने खेतों में एक पंखा लगा दिया और उसके दोनों तरफ बर्तन टांग दिए। इन बर्तनों को पंखे से इतनी दूरी पर रखा गया कि जब पंखा चले तो उसकी पंखुड़ियां बर्तनों से टकराएं और इससे आवाज निकले। इसके एक वीडियो में ऐसा दिखाई भी दिया। पंखुड़ियों के बर्तनों से टकराने से वहां शोर होने लगा और शोर शराबा करके टिड्डियों को भगाने के लिए किसान की तरफ से यह अनोखा तरीका अपनाया गया। ऐसा अनुमान है कि टिड्डियों